डॉक्टर ज़ीशान एज ए यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी काम कर रहा हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर लोग डर्मा गायनी और ब्लड सर्जन सारे मौजूद हैं। तो अमराज़ मखसूसा तो हमारा सबका कॉमन ही है, जो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और बाकी चीज़ें। और बेसिकली आज जो यहाँ आने का मकसद ये था कि एज़ोस्पर्मिया मेनली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जिसके अंदर कोई मेडिसिन ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। हमारे पास एज ए गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ जान रही होंगी, क्लोमिड के अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो एज़ोस्पर्मिया में यूज़ कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी ये होता है कि एज़ोस्पर्मिया का काज क्या है, और अगर वो पता चल जाए तो काफ़ी हद तक आप ऐसे पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसके अंदर आपको कोई स्पर्म नहीं मिलता जब आप सेम एनालिसिस करते हैं। और मेनली आज इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो जानना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर जो एज़ोस्पर्मिया की आ जाती है उसमें इन्फर्टिलिटी में 15% काज होता है जो एज़ोस्पर्मिक पेशेंट्स होते हैं और मेनली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। और इनके अंदर जो स्पर्म का वॉल्यूम है वो लेस देन 1.5 ml से हो या उसमें ज़ीरो स्पर्म हो, तो इस नॉर्मल वैल्यू से जो भी चीज़ कम होगी वो लीगो या ज़ीरो हो जाए तो उसको एज़ो में लेंगे। अच्छा, एज़ोस्पर्मिया का जो मेन काजेस यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस, फेलियर और टेस्टिकुलर ट्रामा, इन्फ्लेमेटरी या मम्स की आजकल एपिडेमिक भी आई हुई है और इसमें सबसे जो बच्चों में चाइल्डहुड मम्स होता है वो एज़ोस्पर्मिया का मेन काज बन रहा है। और एटियोलॉजी फैक्टर्स के अंदर हेलो अच्छा मम्स आवाज़ आ रही है, बस माइक को ठीक करिए। बैटरी खत्म, चलें कोई बात, ऐसे आवाज़ आ जाएगी। चलें कोई नहीं, ऐसे नहीं आ रही है आवाज़ अब आपको? अच्छा, तो इसके अंदर जो मेन डॉक्टर फ्रीदोन ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और उन्हीं से बैटरी ख़त्म हो गई है आज की चलें। और एज़ोस्पर्मिक फैक्टर जो हम देखते हैं इसमें AZFA, AZFB और AZFP। अब मेन इसमें जो जानने की ज़रूरत है कि आपके पास कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें A और B अगर पॉजिटिव हैं तो उसके अंदर स्पर्म किसी तरह भी नहीं मिल पाते, चाहे आप माइक्रोटीजी करें या बायोप्सी करें तो उसके अंदर भी स्पर्म मिलने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर स्टेम सेल और एक्सोसोम का रोल स्टार्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट जो एज़ोस्पर्मिक हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, तो उनके अंदर जैसे डॉक्टर फिदौन ने बताया कि एक्सोसोम और स्टेम सेल का रोल हमने स्टार्ट कर दिया। कुछ पेशेंट हमारे स्टडीज़ के अंदर भी शामिल हैं और उनके ऊपर ये काम हो रहा है और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। और जैसे उन्होंने बताया 2 से 3 सेशन हम स्टेम सेल के लगा रहे हैं हर पेशेंट को, और उनके अंदर माइक्रोटीजी के अंदर या कम से कम नेचुरल एजैकुलेशन के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे अहम बात जो हाइपोगोनिज्म जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो उनके अंदर भी इसका रोल एप्लीकेशन आ रही है। ये माइक्रोटीजी की स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप जो हम 10x यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटर पर। बेसिकली मैं IVF, ICSI और एंडोयूरोलॉजी में एंडोप्लास्टी, हाइपोस्पिडियस और एंट्रोयूथ्रोप्लास्टी और फर्टी के इश्यू ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसी में ज़्यादा डील कर रहा हूँ। और हमारा जो रोल अब स्टेम सेल के ऊपर बेसिकली मैं आना चाह रहा था ये स्लाइड के लिए कि स्टेम सेल के अंदर ये रोल जो आ रहा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर, ये अभी ऑब्वियस तो नहीं है लेकिन एक रोल स्टार्ट हो गया और एक ब्रेक थ्रू हो सकती है कि जिसके साथ हम ऐसे पेशेंट जो इनफर्टाइल हैं और किसी भी वजह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में चले गए तो उनके अंदर स्टेम सेल का रोल स्टार्ट हो जाए। जैसे कि फॉलिकुलर फेलियर के अंदर फीमेल्स के अंदर तो ये रोल एस्टेब्लिश कुछ केसेस में हुआ भी है और कुछ का जिक्र भी यहाँ पे हुआ। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं कि एक नई चीज़ जो डर्मा में भी, प्लास्टर्जी में भी और अब इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के अंदर भी और फॉलिकुलर फेलियर्स के अंदर भी और एज़ोस्पर्मिक के पेशेंट्स के अंदर भी इसका रोल सिग्निफिकेंटली आ रहा है। तो आज का कंक्लूजन यहीं पे करता हूँ कि हमने जो स्टेम सेल शुरू किए हैं उसके रिस्पॉन्स के लिए स्टडी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप लोग से भी यही है कि स्टडी इस्टेब्लिश करें
ताकि इसको एक एथेंटिक वैल्यूज़ मिले, क्योंकि अभी तक हमारी यूरोलॉजी के अंदर स्टेम सेल एक्सोम का रोल इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और इसके लिए काफ़ी लोग इसको फ्रॉड भी समझते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ वो भी कहते हैं। तो उससे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि इसका डाटा ज़रूर पब्लिश कीजिएगा जो भी आप स्टडीज़ करें। और सारे लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो सिर्फ लास्ट में ये कंक्लूड करूँगा कि एज़ोस्पर्मिया में स्टेम सेल का रोल है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी दिखे गए हैं जिनमें नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है या कम से कम माइक्रोटीजी के अंदर स्पर्म मिलना स्टार्ट हो गए। अब बाज़ दफ़ा एज़ोस्पर्मिक पेशेंट के अंदर जो एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, उसमें 2-3 मोटी मोटी जो ट्रीटेबल काजेज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक है वेरिकोसील और दूसरी है टेस्टिकुलर फेलियर के अंदर। अगर वेरिकोसील है तो आप पेशेंट एज़ोस्पर्मिया में जा सकता है, लिगो हो गया और एजो हो गया। और मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट अब हैं जिनकी माइक्रो सर्जरी हुई है वेरिकोसील की, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, कि वो एजो से वापस आ गए ओलिगो में, और ओलिगो से नेचुरल कंसीव की तरफ भी चले गए। या कम से कम 90% पेशेंट्स के अंदर माइक्रोटीजी के अंदर, माइक्रोबायोप्सिस के अंदर स्पर्म मिलना शुरू हो गए। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी कि वेरिकोसील की सर्जरी से एज़ोस्पर्म पेशेंट रिट्रीव कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, और आईवीएफ इक्सी से भी बच सकते हैं। या कम से कम जो एज़ोस्पर्मिया है उनके लिए ऐसे वायबल स्पर्म मिल सकते हैं जो आईवीएफ इक्सी में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप में से गायनेकोलॉजिस्ट कौन कौन है? आपका नाम क्या है? और आपका जी? आसफा। तो आपका तो इनसे ज़रूर जो कन्फ्लिक्ट होता होगा कि ऐसे पेशेंट जो एज़ोस्पर्मिया में चले जाएं, और वेरिकोसील उनकी लाजमी इस्टेब्लिश किया करें, डॉप्लर स्टडीज़ करवा के, अल्ट्रासाउंड सिंपल स्टडीज़ है उसी से आपका एक रूल आउट हो जाती है वेरिकोसील। और वेरिकोसील की अगर माइक्रो सर्जरी और टेक्निकली बेहतर सर्जरी हो जाए तो ऐसे पेशेंट वापस भी आ जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? जी सर। जी हाँ, देखिए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में तो कोई रोल नहीं है ना। अगर वो ब्लॉकेज है, जैसे आपने कहा कि डक्ट ब्लॉकेज है, इजेक्टिव डक्ट ब्लॉकेज है, उसके अंदर तो आप उनका स्पेशल रिसेक्शन कर देंगे, TURED हम से कहते हैं, ट्रांस यूथरल रिसेक्शन ऑफ इजेक्टिव डक्ट्स। तो उसी के साथ वो पैसेज क्लियर हो जाता है, आपके स्पर्म रिट्राइव हो जाते हैं। ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज हो गए। ऑब्स्ट्रक्टिव का दूसरा जो मेन काज है उसमें वैज डिफरेंस की ब्लॉकेज है, जो डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। पेशेंट ने वेजेक्टमी करवाई होती है 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, और एक्सीडेंटली फैमिली लॉस हो जाती है, तो वो रिट्रैवल के लिए आता है। तो ऐसे पेशेंट की तो वेजोविजास्टमी या एपिडिडमोविजास्टमी करके आप उसे ड्रग ब्लॉकेज रिकवर कर देंगे और नॉर्मल पैसेज रिकवर हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एस्पर्मी है, जिनमें कोई प्री टेस्टिकुलर काज है या कोई इन्फेक्टिव काज है या मम्स हो गया, जिसकी वजह से, मोनली मम्स की वजह से ही होते हैं ज़्यादातर लोग, या प्री टेस्टिकुलर जिसमें हाइपोगोनिज्म हो गया, उसमें मेडिकेशन का भी रोल है। लेकिन मेडिकेशन भी ऐसे टेस्टिस के अंदर अगर हम स्टेम सेल को भी ऐड ऑन कर दें तो, क्योंकि हो तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ रही हैं, आप पेशेंट को बताते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसके रिजल्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, चाहे एक सेशन हो, 2 हो, 3 हो। तो ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फैमिली के लिहाज से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से, घर से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो कुछ भी स्टेप लेने के तैयार होते हैं। और स्पेशली इसके लिए अब आजकल जो डोनर स्पर्म्स की मैं तो प्रोफेसर राशिद साहब से मिला था, तो वो भी इस चीज़ के बड़े हमायती हैं कि डोनर स्पर्म एटलीस्ट 50% बच्चा तो आपका अपना होगा। ठीक है ना, शायद आपने भी सुना उनसे। तो 50% बच्चा तो आपका अपना होगा, तो डोनर स्पर्म का रोल भी है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी, इसलिए मैंने लीगल क्वेश्चन रेज किया था कि लीगल एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी कोई ऑब्लिगेशंस क्या हैं। जी जी, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट। अभी हमारे 3 पेशेंट इन द रो है, जिन्हें 2 से 4 हफ्ते हुए होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा डाटा इस्टेब्लिश करें, सारे जो भी कर रहा है डाटा इस्टेब्लिश करें। लेकिन माइक्रो सर्जरी के बाद मेरे पास डाटा है, माइक्रो सर्जरी के बाद एज़ोस्पर्मिक पेशेंट रिवर्स होते हैं, और इसमें कम से कम जो लिटरेचर कहता है 72 डेज, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक आप उसका वेट करें। 3 to 6 मंथ्स के बाद सैंपल लें। अगर उसमें नहीं आ रहा तो फिर आप सेकंड सेशन, जैसे उन्होंने कहा कि सेकंड और थर्ड सेशन भी दें, क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट स्टडीज़ होंगी तो इस्टेब्लिश होगा कि इसमें कितना रोल है।
आपने किए? हाँ, अच्छा, हाँ, एक सेंटर है जो उसकी बात कर रही है, ठीक है ठीक है, जी जी। अच्छा, ऐसे पेशेंट में आपको अब मैं बात समझ आ गई आपकी, क्योंकि मेरा उसी फील्ड से लिंक है, तो आपने वो बाकियों को नहीं आई होगी। तो इसमें यह है कि ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आए, बायो स्टेम सेल लगे, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी आपको बताई कि मैं अभी अनप्रेडिक्टेबल, मुझे नहीं पता। उन्होंने स्टेम सेल लगाए, 3-4 पेशेंट जो साउथ पंजाब के, अपर पंजाब के, बायोप्सीज हुई, मिलियन ऑफ स्पर्म्स मिल गए उनकी लैब के अंदर, जिनका आपको पता। अब मैंने उनकी दोबारा बायोप्सी की और बायोप्सी के अंदर कोई स्पर्म नहीं मिला। तो ये है एक फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ लोग एज अ फ्रॉडुलेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन ये स्टडीज़ कर करके अगर लीगल एप्लीकेशन को इसकी ऑब्लिगेशन नहीं है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेशेंट को एज अ एक्सपेरिमेंटल कंसर्न लें कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें रिजल्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। उन्हीं के पेशेंट की मैंने बायोप्सी की और नहीं आए मेरे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी लैब के अंदर वहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म मिले, और जब मैंने अपनी लैब में उसकी बायोप्सी की और लैब सेंड की तो उसमें कोई स्पर्म नहीं थे। और माइक्रोटीजी का एक और मैं ज़रा बात बताऊँ कि चलें ये तो बात क्लियर हो गई। अगर ऐसे पेशेंट जिनमें एज सिंपल बायोप्सी से स्पर्म नहीं मिलते, उनमें माइक्रोटीजिस का रोल है, जिसमें 50 to 55% पेशेंट्स अगर उन्हें 2 महीने की मेडिकेशन बीटा-सी IVF CM दिए जाएं तो 2-3 महीने के बाद उनके कम से कम कुछ स्पर्म मिल सकते हैं, जिससे IVF फिक्सिंग हो सकता है। ठीक हो? हाँ, देखिए सामने अब आप इस जोर से बोलना पड़ेगा। इस सारी यानी ये कंसल्टेंट्स और इन सालों को बुलाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे, जैसे आपको फेसबुक और इंस्टा और उस पर स्टेम सेल्स तो अब आ गए, ठीक है, और स्टेम सेल्स लोगों ने करनी है, लेकिन वाकई वो स्टेम सेल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखें, जो एक्चुअली स्टेम सेल्स कर रहे हैं वो क्लेम्स नहीं कर रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि आप इस तरह बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर ऐसे नहीं है। आपको मल्टीपल सेशंस पे, लेकिन रोल है उन डिजीज़ में जिनमें हमारे पास कुछ भी नहीं था आज तक। एज़ोस्पर्मिया, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, इसमें कुछ भी नहीं था, तो अब इसमें है। नेक्स्ट जो है ना, मैं चूँकि इनके साथ ही था तो मैंने लेक्चर कोई और था, मैंने डॉक्टर सफ़िया जो प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं शालामार मेडिकल कॉलेज में, और ऑस्ट्रेलियन इनफर्टिलिटी सेंटर के साथ भी इनका है, और कुछ पेशेंट्स के स्टेम सेल्स हमने भी मैडम को प्रिपेयर करके दिए, और कुछ इन्होंने डिफरेंट और सेंटर से भी प्रिपेयर किए। तो ये अब थोड़ा सा अपना जैसे डाटा शेयर करते हैं तो उससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली रोल तो है, लेकिन किस तरह का रोल है और हमें किस तरह से चलना है। हम अभी इस स्टेज पे हमें डाटा इस्टेब्लिश करना है, जो अपनी स्पेशलिटी में कर रहा है, और राइटफुली, मतलब उसको प्रोजेक्ट आपने ऐसे नहीं करना हाँ, दुनिया हो में। गया हाँ तो उसको हो गया। जी। तो ये एक और बात करना चाहूँगा अच्छा, कि डॉक्टर बस एक सफिया मिनट, आप काइंडली कि इसके अंदर आपने भी बात की कि ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर बुशरा ने, कि हमें ये डिटरमिन करना होगा कि किस लैब में बना है और सही बना है कि नहीं बना, क्योंकि इसके बंदे बहुत कम हैं। तो इसलिए सही बंदे से सही जगह स्टेम सेल बनेगा तो हो सकता है होपफुली एक ब्रेक थ्रू हो जाए। थैंक यू सो मच।